पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर में हमको ये समझना पड़ेगा कि AIQ क्या है और SQ क्या है। जैसे कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बिना तो कॉलेज मिल ही नहीं सकता है। या तो आपको ये पसंद आ गया है, आपको एडमिशन लेना है, और यदि आपको एडमिशन लेना है तो उनको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना अमाउंट देना हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत खुश होंगे। खुश होना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने नीट 2026 के अंदर में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपका जो सपना है वो सच होने वाला है, और आपने इसी दिन के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं। लेकिन अभी उसका एक स्टेप बचा हुआ है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गए, लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस है काउंसलिंग का। इसके बाद ही आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो काउंसलिंग है इसी से डिसाइड होता है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे आपके रैंक के हिसाब से। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है और इस चीज़ को बहुत 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 अच्छे से समझना है कि कैसे करना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सबकी चाहत यही होती है कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिले, ठीक है। तो आपके अपने रैंक के हिसाब से जो बेस्ट होगा वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको काउंसलिंग करना ही है। देयर इज नो एनी अदर प्रोसेस जिससे कि आप उस कॉलेज तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो हम लोग जो है सो क्या करने वाले हैं कि काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमको फ़ी पेमेंट करना है, और कि उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका राउंड क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी तरीके से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप भी इस उलझन में हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है, देन यू आर ऑन द राइट प्लेस, ठीक है। मैं हूं अंशु कुमार, फिजिक्स फैकल्टी विद्यापीठ। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा ये देखिए कि ये है हमारा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की। थोड़े समय के बाद हम हो सकता है स्टेट काउंसलिंग की भी बात करें थोड़ी सी, कि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर में हमको ये समझना पड़ेगा कि AIQ क्या है और SQ क्या है। जैसे कि जो हमारे गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉलेजेज हैं उसके 15% जो हैं सीटें वो ऑल इंडिया कोटे से फिल होती हैं, ठीक है। लेटेस्ट से यदि हम बात करें तो कहीं पर किसी स्टेट के अंदर में मान लेते हैं कि कितनी सीटें हैं, 100, तो इसमें से जो 15 सीट है वो आपका जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फुलफिल होगा, जबकि जो बाकी जो 85% हैं वो किससे फुलफिल होगा, स्टेट कोटा से, ठीक है। दोनों के अंदर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेजेज हैं जैसे कि हमारा एम्स हो गया, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, BHU, ठीक है, जिपमर, AFMC, इन सब में 100% ऑल इंडिया कोटा होता है, इसमें कोई स्टेट कोटा नहीं लगता है। और हम यदि बात करें यहाँ पर AFMC की, तो यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ही पार्ट यहाँ पर होता है, बाकी उसके प्रोसेस अलग से होता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है कि वो फिजिकली फिट होने चाहिए, और भी उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर फ़ी देखेंगे, फिर प्रोसेस मतलब कितने राउंड्स में होंगे, और उसके बाद आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको विस्तार से देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बिना तो कॉलेज मिल ही नहीं सकता है। रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। और हाँ, ये वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जो आपने पहले NTA के समय में किया था, ये अलग रजिस्ट्रेशन है। MCC के वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, MCC के साइट पे, ठीक है। और हाँ, एक चीज का एकदम जरूरी से ध्यान देना है कि आपने जब NTA वाला एग्जाम, अपना नीट 2026 का एग्जाम दिया था, तो आपने एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था और आपने एक मेल ID का इस्तेमाल किया था,
ठीक है। तो एमसीसी के पोर्टल पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वो भी सेम नंबर के साथ, सेम मेल आईडी के साथ। आप दूसरा मेल आईडी वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको मेल के जरिए या फिर उस मोबाइल नंबर के जरिए आपको भेजा जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर कि जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसी से आपको करना है। उसके अलावे यदि आप किसी अन्य नंबर से मैसेज मेल करते हैं तो वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज लैपटॉप और कंप्यूटर, उसको इंटर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हालांकि ये चीज़ तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, है ना, कि किस तरीके से आपको क्रोम पर जा करके, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जा करके, साइट खोल करके किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। उसके बाद जो क्वालिफाइड और एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको एमसीसी के पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, और यदि आपको कॉलेज मिल जाता है काउंसलिंग के दरमियान और आपको लगता है क्या कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया है या हम इस चीज़ से हैप्पी हैं, तब आपको उस कॉलेज में फिजिकली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बताइए कि आपको मेल आईडी और फ़ोन नंबर को बिल्कुल वही वाला यूज करना है, दूसरा मेल आईडी फ़ोन यूज नहीं करना है। ओके, और एमसीसी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको खुद वहाँ पर जा कर के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और वहाँ पर आपको एडमिशन करवाना है, ठीक है ना। आपकी जगह पे कोई और नहीं जा सकता है, मेरे भाई चले गए, मेरे फादर चले गए, नहीं, आपको खुद फिजिकली वहाँ जा कर के एडमिशन करवाना है। ओके, ये बातें हुई किसके बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि एमसीसी के पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन करना है, सेम मेल आईडी और सेम नंबर ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं फी के ऊपर। जैसे कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में एक है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी लगता है 5000 का, ठीक है, और दूसरा है रिफंडेबल जो होता है वो है 2 लाख का। ये जो 2 लाख वाला है वो आपका रिफंडेबल होता है, और यदि आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन लिया है तो आपका ये जो 2 लाख है वो आपके फी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जबकि ये वाला रिफंडेबल नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी कैंडिडेट मतलब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको 5000 जो कि नॉन रिफंडेबल है अब प्लस 2 लाख जो कि रिफंडेबल है, यानी कि 2,05,000 रुपए एज ए रजिस्ट्रेशन वहां पर देना पड़ेगा, जिसमें से कि यदि आप वहां एडमिशन करवाते हो तो आपका ये 2 लाख रुपए जो है वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा, हमने आपको बताया कि एडमिशन कराने के लिए 15% जो है सो ऑल इंडिया कोटा है, बाकी 85% स्टेट कोटा है। तो 15% कोटे के अंदर में जैसे कि ये जो कॉलेजेज हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको किन की ज़रूरत है, जैसे 15% जो आपने ऑल इंडिया कोटा वाला लिया, या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें कि 100% ऑल इंडिया कोटा होता है, यानी कि एक तरीके से आसान भाषा में कहें तो सेंट्रल काउंसलिंग करने के लिए आपको जैसे एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी 1000 किसके लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 500 फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट। यानी कि रजिस्ट्रेशन ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 लगेगा, ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अब रिफंडेबल जो अमाउंट है वो है 10,000, कितना है 10,000 किसके लिए, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि 5000 है किसके लिए, SC ST और OBC के लिए, ठीक है। अब यहां पर जैसे इस चीज को समझते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो पर्सन हैं और जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उन्होंने 1000 क्या दिया था,
1000 दिया नॉन रिफंडेबल और 10,000 क्या दिया रिफंडेबल। तो उनको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना अमाउंट देना हुआ 11,000। ठीक है, वहीं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वाले पहले ये 500 जो है नॉन रिफंडेबल और प्लस 5,000 ओके जो कि है रिफंडेबल, तो आपके हो गए 5,500। ये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा, या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी जहां पर 100% AIQ है उसके लिए आपका लगेगा। सॉरी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के तो पहले तो हमने बता ही दिया है। ओके चलिए, अब आपका बात हो गया रजिस्ट्रेशन का, आपका बात हो गया फी का। अब हम लोग बात करते हैं कि काउंसलिंग के डेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखें काउंसलिंग मेनली आपके 3 राउंड्स में होते हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद यदि कहीं पर मेडिकल कॉलेजेज में सीट्स बच जाती हैं तो वो MCC को बताती हैं क्या कि हमारे यहाँ कुछ सीट्स बची हुई हैं, तो उसके लिए अलग से एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। ठीक है, लेकिन सीट बच जाने पे मेनली रूप से यहां पर कितने राउंड्स हैं 3 राउंड्स। ओके देखिए, राउंड 1 में क्या है कि राउंड 1 अभी आपका चालू हो चुका है। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त ये चल रहा है, आपका काउंसलिंग चालू हो चुका है। अब देखें यहां पर ये है 6 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक, 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। ठीक है, इसमें आपको क्या कर लेना है कि इसी बीच में आपको रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट कर करके चॉइस को चुनना है। मतलब आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं उस सीक्वेंस में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आपने जहां से भी पढ़ाई की थी, जिस भी विद्यापीठ से पढ़ाई की थी, आप वहां पर जा करके अपने टीचर से, अपने मेंटोर से मिल सकते हैं। ठीक है, वो मेंटोर, आपके टीचर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करेंगे कि बेटा इस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ पर अच्छा है, ये फैसिलिटीज है वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके, तो आपको 6 से 13 के बीच में चॉइस को लॉक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो 17 को आएगा। ठीक है, जब 17 को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, ओके, तो दो चीजें हैं, या तो आपको ये पसंद आ गया है, आपको एडमिशन लेना है, और यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप 18 से 22 अगस्त के बीच में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर करके आराम से एडमिशन लो, मस्त चिल करो। ठीक है, ओके, ये हो गया किसका, फर्स्ट का। दूसरा केस कि यदि हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है यदि हमें वो पसंद नहीं है तब क्या, तब आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ क्या होता है कि इस जैसे राउंड 1 चल रहा है, ये हम बात कर रहे हैं किसका, ऑल इंडिया कोटा का। इसके साथ साथ स्टेट की भी काउंसलिंग चलती है, स्टेट का भी काउंसलिंग साथ साथ चलता है। वो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर जा करके वहाँ से अलग रजिस्ट्रेशन, उसका अलग रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट कोटे वाले का। ठीक है, तो वहाँ पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे कि सेंट्रल का राउंड 1, स्टेट का राउंड 1, सेंट्रल का राउंड 2, स्टेट का राउंड 2, सेंट्रल का 3 और स्टेट का 3, इस तरीके से साथ साथ चलते हैं। अभी हम आपको वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया, पसंद है जा करके एडमिशन करवा लीजिए, नहीं तो आइए सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में क्या है कि आपको 25 से लेकर के 30 तारीख के बीच में अपने चॉइस को फिल कर लेना है। ठीक है, 25 से लेकर के 30 के बीच में आपको फिल कर लेना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 सितंबर को। ठीक है, फिर से दो चीजें, या तो आपको कॉलेज पसंद है या तो कॉलेज पसंद नहीं है। यदि आपको कॉलेज पसंद है तो 3 तारीख से लेकर के 8 सितंबर तक आप अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट को सबमिट कर करके एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको नहीं पसंद है, यदि आपको नहीं पसंद है कि हमें जो कॉलेज मिला है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, हमको और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, तब आपको राउंड 3 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाले का चॉइस फिल, उसके रिजल्ट
पसंद है तो जाकर के एडमिशन करवा लीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं राउंड 3 में। राउंड 3 में ये ध्यान में रखना है कि जिन लोगों को राउंड 1 में, राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुए थे लेकिन आपको जो है वो कॉलेज पसंद नहीं आए हैं, ठीक है, तो राउंड 3 में इसके लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये देखिए ये चलेगा आपका 11 से 16 सितंबर तक। आप इसके चॉइस को फिल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आएगा 18 को और 19 से लेकर के 26 सितंबर के बीच में आपको जा करके अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन करवा लेना है। ध्यान दीजिए ये राउंड 3 है। राउंड 3 में 11 से 16 सितंबर को आपको चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है कर लिया। रिजल्ट आए 18 को, उसके बाद 19 से लेकर के 26 सितंबर तक आपको जा करके कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेना है। इसके बाद ध्यान से मेरी बात समझिए, राउंड 1, 2, 3 इसके बाद कुछ नहीं है, ये बंद, राउंड 3 तक खत्म, ठीक है। क्योंकि राउंड 3 में जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनके लिए ये जरूरी है कि आप जा करके एडमिशन लेना ही है आपको। राउंड 3 में यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, चलिए 1 में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, या 1, 2 में नहीं भी हुआ, 3 में भी हुआ, तब भी आपको कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रे वैकेंसी का जो राउंड है वो सिर्फ उनके लिए है जिनको तीनों राउंड्स के अंदर में कॉलेज अलॉट नहीं हो पाए थे। आपको तो कॉलेज अलॉट हुआ तो इसलिए आपको जाकर एडमिशन करवा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पसंद नापसंद की बात नहीं है, जो मिल रहा है उसको ले लेना है। और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी में जिन लोगों को नहीं मिला है इनमें से किसी में भी 1, 2, 3 में, वो जाएंगे स्ट्रे वैकेंसी के लिए। कि वहाँ पर क्या होता है कि कॉलेजेज जो हैं वो अपने मैट्रिक्स को एमसीसी को बताते हैं कि देखिए सर हमारे यहाँ इतने सीट्स वैकेंट हैं, और एमसीसी फिर से उनके लिए यदि वैकेंट है तब, कुछ वैकेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब कितने रहेंगे उसका कुछ नहीं है, हो सकता है उनके पहले ही भर गए। हर राउंड के बाद जो है वो कॉलेजेज जो है वो एमसीसी को ये बात बताती है कि सर अपने यहाँ इतने बच्चे आ गए हैं और इतने अभी और आने हैं, अपने पास में इतने सीट्स हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रे वैकेंसी में जो बची हुई वैकेंसीज होती हैं उनमें फिर काउंसलिंग किया जाता है। अब उसमें कितने बचेंगे ये कहना मुश्किल है, ओके। तो वो जो है वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 से लेकर के 30 तक करना है। चॉइस लॉकिंग 28 से 30 करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 3 को। 3 के बाद यहाँ पर आपको 4 से लेकर 10 तक कॉलेज यदि मिल गया तो आपको 4 से 10 तक कॉलेज के अंदर में जा करके आपको एडमिशन करवा लेना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डेट्स का, ठीक है, कब रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना है, किस डेट के बीच में चॉइस लॉकिंग करनी है, कब अपना रिजल्ट चेक करना है, और कितने से कितने दिन के बीच में, किस डेट से किस डेट के बीच अपने को जाके एडमिशन करवा लेना है, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए, हमने आपको बताया था कि सिर्फ लोग जो है जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सब के सब दोनों काउंसलिंग करते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करते हैं और साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग भी, और ये दोनों साथ चलते भी हैं, दोनों साथ चलते हैं। आप एक बार डेट्स को देखिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग क्लोज हो रही है 17 को, ठीक है, लेकिन जो स्टेट का जो काउंसलिंग है वो कितने को है, 22 को। यानी कि यहां पर ये जो फर्स्ट राउंड है उसका ऑल इंडिया के बाद आपका स्टेट का काउंसलिंग होगा, ठीक है, ओके। अब इसको देखिए, यहां पर ये क्या है, सेकेंड राउंड, ठीक है। सेकेंड राउंड का कहां से कहां तक है बताइए, 24 से लेकर के 2 सितंबर तक। तो सेकेंड राउंड खत्म कब हुआ, 2 सितंबर को। किसका, सेंट्रल वाले का, ऑल इंडिया वाले का। और उसके बाद स्टेट वाले का कब खत्म हो रहा है, 8 सितंबर को। यानी कि 17 अगस्त को यहां पर सेंट्रल, यहां पे स्टेट, ये स्टेट खत्म होगा तब जाकर के सेंट्रल का ये जो है वो सेकंड वाला राउंड, और ये खत्म होगा तब जाकर के यहां पर स्टेट वाला राउंड। अब देखिए राउंड 3 में, राउंड 3 कब खत्म हो रहा है,
18 सितंबर को 10 से 18 के बीच में, और यहाँ पर ये कितने कब खत्म हो रहा है, 26 को, यानी कि सेकेंड राउंड के बाद ये आपका हो गया थर्ड राउंड। और थर्ड राउंड सेंट्रल वाले के बाद ये हो गया है आपका थर्ड राउंड किसका, स्टेट वाले का। किसका, स्टेट वाले का। फिर आपका स्ट्रे वैकेंसी है, आप देख लीजिए यहाँ पर एंडिंग डेट कब का है, 3 का। अब यहाँ के बाद लोग यहाँ पहुँच गए, स्ट्रे वैकेंसी में वही लोग अप्लाई करेंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला। जिनको कॉलेज पहले मिल चुका है आपको जाना ही है। ओके, अब यह है 3 अक्टूबर को आपका सेंट्रल वाला स्ट्रे राउंड, और यहाँ पर है आपका 5 अक्टूबर को ये। और साथ ही साथ एमसीसी के पोर्टल पे उन्होंने साथ में ये भी डेट डाला हुआ है कि आपका जो है वो 8 सितंबर से 2026 से आपका जो है वो सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डेट्स को जरूर से जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो आप इस डेट्स का एक बारी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हमने जो बात किया था कि स्टेट काउंसलिंग भी होता है और ऑल इंडिया काउंसलिंग भी होता है। इसके पहले हम लोगों ने फीस की बात कर ली, रजिस्ट्रेशन की बात कर ली, उसके बाद राउंड्स को समझा, राउंड्स के डेट्स को देखा। डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम उसके और प्रोसेसेस की बात करते हैं। जैसे हम राउंड 1 और राउंड 2 की बात करते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग कर ली। ठीक है, अब सीट अलॉटमेंट होगा। क्या होगा, सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट में 2 चीजें जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, कॉलेज मिला या कॉलेज नहीं मिला। यदि आपका कॉलेज मिला हुआ है और आपको पसंद भी है तब तो एडमिशन करा लो, लेकिन यदि नहीं पसंद है, ठीक है, तो यहां पर एमसीसी ने 2 कैटेगरीज में बांटा है। एक तरफ है आपका फ्रीज, ठीक है, और दूसरी तरफ है फ्लोट। फ्रीज का मतलब हुआ कि आपको पसंद आ गया है, आपने उसको फ्रीज कर दिया। अब आप जो भी कॉलेज मिला है आपको, अपना मनपसंद कॉलेज जो मिल गया है, आप उससे खुश हो, आप जाकर के अपना एडमिशन करवा लो। ठीक है, ओके। लेकिन कभी क्या होता है फ्रीज वाले में, इधर फ्रीज की बातचीत, इधर फ्लोट की बातचीत। फ्रीज वाले में क्या होता है कि कभी कभी कैंडिडेट सोचते हैं कि क्या पता हमको जो है सो स्टेट गवर्नमेंट में कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ऑल इंडिया कोटे से हमें थोड़ा जो कॉलेज मिल रहा था उससे आधा अधूरा सेटिस्फाइड है, लेकिन यदि हमको स्टेट कोटे से यदि कोई अपने स्टेट का सबसे अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट काउंसलिंग के लिए हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग है। यदि हम बिहार की बात करें तो bihar.nic.in पर जाकर के आप BCEC से इसकी काउंसलिंग होगी, तो BCEC से आप काउंसलिंग को कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट काउंसलिंग में। तो स्टेट काउंसलिंग में करने के बाद, स्टेट काउंसलिंग में यदि आपको सीट अलॉट होती है, पहले आपको कॉलेज मिला था, कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या करना है कि एमसीसी के पोर्टल पे कॉलेज मिला है, आपने उसको क्या बना दिया, फ्रीज, कि चलो ठीक है भाई साहब, है ना। आपको एमसीसी पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और यदि आपको सच में एडमिशन लेना है तो आप फिजिकली कॉलेज में पहुंच जाओ। ठीक, और लेकिन आपने क्या किया है कि इधर स्टेट काउंसलिंग में भी पार्ट लिया हुआ है, और स्टेट काउंसलिंग से भी क्या मिल गया, आपको सीट्स मिल गए। तो जब आपको स्टेट काउंसलिंग से सीट मिल गया है तो इसका मतलब यह है कि ऑल इंडिया कोटा से जो आपको सीट मिला था उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको उस कॉलेज में जहां पर भी आपने एडमिशन लिया है ऑल इंडिया कोटे से, वहां जाकर के बताना पड़ेगा कि सर हमें स्टेट कोटा से इस कॉलेज में एडमिशन मिला है और हमारा काइंडली आप रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कीजिए और इस सीट को वैकेंट बता दीजिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा वाला वो सीट वैकेंट हो जाएगा और आपको स्टेट कोटा से दूसरा कॉलेज मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो चाहते हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग से नहीं मिलता है, बट स्टेट काउंसलिंग से उनको वो सीट मिल जाती है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, और आपने एडमिशन करवा लिया है ऑल इंडिया कोटे से, आप खुश हैं, अपना पढ़ाई कीजिए। दूसरे कैटेगरी के लोग फ्लोट, जिनको कॉलेज तो मिला है बट वो पसंद नहीं है उनको, वो चाहते हैं अपग्रेड करना, वो चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, तब फिर मजा आ जाए। ठीक, अब
यदि उनको कोई कॉलेज मिला है, उनको कोई कॉलेज मिला है, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी को एमसीसी के पोर्टल पे उनको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, अब भैया फ्रीज फ्लोट वाले व्यक्ति को तो कॉलेज पसंद आ नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन, ठीक है, वो ऑनलाइन अपना प्रोविजनल लेटर को जनरेट करते हैं उस कॉलेज का, जहां पर भी उनको जो अलॉट हुआ है वो प्रोविजनल लेटर को जनरेट करते हैं, वो भी ऑनलाइन। एमसीसी के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट डालना है और उसके साथ ही क्या करना है कि एडमिशन लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर को जनरेट करना है, और वो वेट कर रहे हैं अपलिफ्टमेंट का कि मेरा कुछ अच्छा कॉलेज आ जाएगा। और वो क्या कर रहे हैं, स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं। यदि उनको सीट अलॉट हो गई, यदि उनको सीट अलॉट हो गई, तो उनको फिर से जहां पर उन्होंने पहले प्रोविजनल एडमिशन लेटर जिस कॉलेज में जनरेट करवाया है वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें उनको ये बताना पड़ेगा क्या कि सर हम जो है वो स्टेट वाली सीट को ज्वाइन कर रहे हैं और हम जो है ऑनलाइन रेजिग्नेशन दे रहे हैं, यानी कि हमको ऑल इंडिया से जो सीट मिली थी उसका हमने प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो था अब उसको हम सरेंडर कर रहे हैं कि सर हमको ये सीट नहीं चाहिए, हमको स्टेट कोटा से सीट मिल गया है और हम उसी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये बातें हैं राउंड 1 एंड राउंड 2 की। राउंड 3 में जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर से चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है राउंड 3? एक तो यह है कि जो राउंड 3 है उसमें एक नया फ्रेश अलॉटमेंट हो जाए, मतलब आपको राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला था, सीधे आपको कहाँ मिला, राउंड 3 में। ठीक, दूसरा, आपको राउंड 1 और राउंड 2 में जो कॉलेज मिला था आप तो वेट कर रहे थे अपग्रेड होने का, वो अपग्रेड हुआ ही नहीं, वो वहीं का वहीं रह गया। और तीसरा, जो फ्लॉट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 हु गॉट अपग्रेडेड, हो सकता है कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया हो, पहले X चाह रहे थे अभी Y मिल गया है, ठीक, अपग्रेड हो गया है। इन तीनों केसेस में आपको उस जगह पर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां फिजिकली प्रेजेंट हो करके आपको एडमिशन लेना है। तीसरे के बाद कोई उपाय नहीं, कॉलेज मिला है, जाइए एडमिशन लीजिए। ओके, कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, जब ज्वाइन नहीं करोगे तो वो आपका रिफंड नहीं होगा, जो आपका रिफंडेबल अमाउंट था वो आपका रिटर्न नहीं होगा। ओके, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। हमने सारे को समझा, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 किस प्रकार से साथ में सेंट्रल काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग करना है, उनके डेट्स को भी देखा। अब आते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत हैं, जैसे जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद में एमसीसी के द्वारा आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, ये कॉलेज अलॉट होने के बाद का है। तो ये आपको अलॉटमेंट लेटर, आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड, रिजल्ट जो आपका आया था सो, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, ठीक है, यानी कि दोनों के 10th का भी मार्कशीट, 10th का भी आपका सर्टिफिकेट, 12th का भी मार्कशीट, 12th का भी जो सर्टिफिकेट था सो, ओके, ये सब लेना है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका सिर्फ उस केस में जरूरत पड़ेगा जब आपका ये मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर दी सेम, यानी कि दोनों में अंतर है, यानी 10th के जो एडमिट कार्ड है उस पर अलग डेट ऑफ बर्थ है और हमारा जो लिखा हुआ वो अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो उस केस में ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन आपको वैसे 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड रहता है, ठीक है, उसको भी वैलिड माना जाता है। उसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 8 पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, लेटर से आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और जो ओसीआई के हैं, पीआईओ के हैं और जो एनआरआई हैं, वो सब जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपना एक अलग डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये डॉक्यूमेंट समझ में आ गए होंगे कि आपको अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और 10th और 12th के मार्कशीट और मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, फोटोग्राफ्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, आधार, पैन, ये सब तो लोग रखते ही हैं, है ना।
ओके, ये है आपका कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि एमसीसी का ही दिया हुआ है। एमसीसी का टोल फ्री नंबर है, एमसीसी का लैंडलाइन नंबर है। ओके, तो इस पर भी आप लोग जो है सो मेल कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्टेट काउंसलिंग अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है, उसके लिए अलग अलग साइट है। यदि हम बिहार की बात करें तो bcece.nic.in पर जा करके वहाँ पर आप स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन को भर सकते हैं। अलग अलग का अलग अलग होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत रहता है तो आप अपने विद्यापीठ, नज़दीकी विद्यापीठ सेंटर पर जा कर के वहाँ से जानकारी जुटा सकते हैं। ओके, यदि आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट द एंड। दिस इज नॉट द एंड। कॉलेज नहीं मिला कोई बात नहीं है, आप अपने विद्यापीठ सेंटर के ऊपर जा सकते हैं, अपने मेंटोर से मिल सकते हैं, अपने टीचर से मिल सकते हैं और उसके बाद उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर हम आगे क्या करें जो हमारे लिए बेहतर हो, हम आगे और क्या करें। या ऐसा भी हो सकता है कि जिनको की एम है कि हमको डॉक्टर ही बनना है, हमको एमबीबीएस ही करना है, हमको दूसरा कुछ नहीं करना है, बट अपने को सीट नहीं मिल पाई है, तो क्या हमें दोबारा से प्रिपरेशन की ओर जाना चाहिए। इसके लिए भी हम अपने विद्यापीठ सेंटर जाकर के टीचर से मिल सकते हैं। टीचर हमको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि यू आर डूइंग वेल। मेरे तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से, विद्यापीठ की तरफ से जो फ्यूचर के डॉक्टर हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनो, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर बनो और ह्यूमैनिटी को सर्व करो। जय हिंद।